नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। वीरों की धरा से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के साथ साथ दुश्मनों को जवाब दिया है। संदेश ये साफ है, आतंकवाद को अब सहन नहीं किया जाएगा और कोई परमाणु की धमकी दे तो वो भी सहन नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कविता के माध्यम से जो कहा वो देश और दुनिया के लिए और दुश्मन के लिए संदेश साफ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा आज वो घरों में दुबके पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर करते थे घमंड आज वो मलबे के ढेर में दबे पड़े हैं। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये भारत का नया स्वरूप है। पहले घर में घुसकर किया था वार, अब सीधे सीने पर प्रहार किया। आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है, यही भारत है, नया भारत है। तो क्या वाकई में इस संदेश के जरिए प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब न पूछा जाएगा न बताया जाएगा, सिर्फ एक्शन होगा और वो भी तब जब सेना चाहे। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। लेकिन बात प्रधानमंत्री के शौर्य की धरा पर आने की, उस दौरान सेना के प्रति शौर्य गाथा को गुनगुनाने की और दुश्मन को संदेश देने की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग और कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी। लेकिन उससे पहले चलिए डिबेट पर वापस लौटते हैं और शुरुआत करते हैं सुरेश गर्ग जी आपके साथ। जरा बताइए, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक एयरबेस से प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे हैं और बाकायदा तिरंगा यात्रा हर एक शहर के अंदर निकाली जा रही है, क्या वाकई में हिंदुस्तान तक जो संदेश पहुंचना था वो पहुंच नहीं पा रहा है या वो संदेश बेहतर तरीके से पहुंचे इसलिए लगातार ये कोशिशें हो रही है? देखिए, आज हमारी सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा है, उसके सीने पे वार किया है। तो अगर पूरी दुनिया देख रही है तो अच्छी बात है। आज मोदी जी ने कहा है कि मेरा दिमाग ठंडा है, ठंडा रहेगा, लेकिन मेरी रगों के अंदर खून दौड़ रहा है। लेकिन अब खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान को उनके घर में मारा है और जो अपने शस्त्रों पे घमंड करते थे उन शस्त्रों का तहस नहस किया है। जो देश अपने आप को ये शक्तिशाली समझते थे कि हमारे पास में परमाणु बम है और हमारे पास में दुनिया भर के शस्त्र है, लेकिन उनको भी तहस नहस किया है। उनके एयर डिफेंस को खत्म किया है। वहां पे जो आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी ठिकाने थे, उनको भी तबाह किया है। तो आज मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया है कि भारत किसी के सामने नहीं झुकेगा, न झुकता है न झुकेगा, और जो हमारे तरफ आंख उठा के देखेगा उसको इसी तरीके के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ठीक है भरत मेघवाल, क्योंकि बीजेपी तो तिरंगा यात्रा निकाल ही रही है, जय हिंद जनसभा कांग्रेस कर रही है, तो जब दोनों सेना के साथ हैं, देश के साथ हैं, तो दोनों एक साथ ही आ जाइए, अलग अलग क्यों और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप क्यों? फिर देखिए विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा, पहली बात, देश के तमाम 142 करोड़ लोग विपक्ष पार्टी, कांग्रेस पार्टी समस्त सेना के साथ और देश के साथ है। लेकिन सवाल ये होता है कि विपक्ष होने के नाते जो जिम्मेदारी सरकार की तय करनी जानी चाहिए थी, वो जो जिम्मेदारी है वो तय की जा रही है। बार बार माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि आपने सर्वदलीय बैठक में आप नदारत रहे, आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए। हमने संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया। आज हमने भारतीय प्रधानमंत्री का भाषण सुना, आपने देखा विजेंद्र, उसमें 2 मिनट के उस भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 बार खुद का नाम लिया। 1971 के बाद इंदिरा गांधी जी का भाषण सुनिएगा, हम और हम भारतीय, उनके ये शब्द होते थे। प्रधानमंत्री जी की फोटो रेलवे टिकट पर और बैनरों पर चल रही है। सेना के शौर्य की बात कर रहे हैं और सेना का राजनीतिकरण तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज 1 महीना हो चुका है। पहली योजना का जिक्र बताइए जो गांधी परिवार से इतर शुरू हुई हो। किस चीज की बात कर रहे हैं? आपके दौर में एक योजना बताइए जो गांधी परिवार से इतर शुरू की गई हो। आप सारी योजनाएं तो गांधी परिवार पे है। आप सेना के पराक्रम और शौर्य का राजनीतिकरण करेंगे।
पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ, आज तक पता लगा 150 किलो बारूद जो था कहां से आया? क्या आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक हुई? आपने भरे मंचों से सेना के नाम पर वोट मांगे और आप फिर सेना की राजनीति कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जय हिंद जनसभा। चलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था सुरेश जी, बीच में ये कांग्रेस सुधरेंगे नहीं, ये पाकिस्तान की भाषा ही बोलेंगे। सुरेश गर्ग जी बीच में नहीं, मैं डिबेट खराब नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान की भाषा ही जाने, ये केवल पाकिस्तान की भाषा बोलना जानते हैं। पाकिस्तान में खुशियां मना हुआ है, वो भाषा बोलना जानते हैं। अरे भाई पहले ये बता दीजिए 2014 के पहले पूरे हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं होती थी। ये तो मोदी जी के आने के बाद में कश्मीर में जाके आतंकवादी घटना सीमित हो गई थी। एक मिनट सुरेश गर्ग जी, भाई 2014 के एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, पूरे हिंदुस्तान का सुरेश किसी भी गर्ग कोने के अंदर साहब, आतंकवादी सुरेश घटनाएं गर्ग हुआ साहब, करती थी। भाई एक तो डिबेट की मर्यादाओं को बनाकर रखिए, दूसरा वो अपोजिशन है, क्या वो सवाल भी पूछना बंद कर दे? अरे सर सवाल पूछना बंद कर दे, वो स्वीकारने की बात क्यों करते हैं? सवाल पूछना बंद कर दे। अपोजिशन हमेशा देश को नीचा दिखाने की बात क्यों करते हैं? ये अपोजिशन हमेशा सेना को नीचा दिखाने की बात क्यों करते हैं? सेना की तारीफ करिए ना, देश की तारीफ करिए। आप मोदी जी की तारीफ मत करिए, लेकिन देश की और सेना की तारीफ तो करिए। आज सेना ने पाकिस्तान के सीने में जाके मार किया है, उसकी तारीफ तो करिए आप। सुरेश गर्ग साहब, चलिए मैं सवाल कर लेता हूं, कोई बात के बाहर अगर कोई नहीं। आतंकवादी घटना होती थी 2014 के पहले कश्मीर के बाहर आतंकवादी घटनाएं होती थी। सुरेश गर्ग साहब जरा बताइए, चलिए जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें मार गिराया क्या आतंकियों को? जो मेन कल्प्रिट थे, सुनिए एक बार। अरे सर छोड़िए ना, जिनको आपने पहलगांव के अंदर, पहलगांव में, उसके भी सबूत मांग रही है। एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, पहलगांव में जिन्होंने 26 भारतीयों को मारा, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, भाई पहलगांव के अंदर जिन 26 को आतंकियों ने मारा, क्या उन आतंकियों को हमने मारा? हम ढूंढ पाए कहां है? हाँ सोलंकी जी कहां है? अरे सुनो मेरी बात सुनो, हमने 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी, 14 में से 8 को मार चुके हैं। 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी, ऐसे नहीं, 6 पहले मार दिए थे, 2 आज मारे, 8 आतंकवादी मार चुके हैं। सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं, आने वाले दिनों में मार जाएंगे। जब घर के अंदर ही आस्तीन के साथ छिपे हो तो टाइम लगता है कई बार। अरे भाई मुझे डोनाल्ड ट्रंप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ, भरत मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ। सुरेश गर्ग साहब आपको भी रोक रहा हूँ। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई है। अदिति एक मिनट में आ रहा हूँ, भरत आ रहा हूँ। अदिति, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी क्या कर रही है ना, मुझे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि जनता तक संदेश क्या पहुंच रहा है, और सेना ने जो शौर्य गाथा अमिट अक्षरों में लिखी वो कितनी सही तरीके से पहुंच रही है। क्या प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आज कविता पढ़ी, क्या उससे हम अटल बिहारी वाजपेयी की उन कविताओं को जोड़ सकते हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, मैं गीत नहीं गाता हूं? क्या सेना के लिए कहा जाए? अदिति क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं जा रही है, चलिए उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भरत देखिए, जब ट्रंप का जिक्र आता है ना, मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं, हो सकता है उन पर कोई डिस्कशन ना करे। इस बार जब पाकिस्तान पर अटैक किया गया तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को कौन प्रोटेक्ट कर रहा था? अमेरिका का थॉड, और दूसरा चाइनीज HQ-9। और आप जानते हैं दुनिया के टॉप मोस्ट 4 जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें थॉड आता है, उसको भारतीय सेना ने ब्रेक डाउन किया। अब सोचिए सरा, F-16 अमेरिकी फाइटर जेट जिसको ब्रेक डाउन किया, ड्रोन तुर्की ब्रेक डाउन किया, इसके अलावा जेट्स जो चाइनीज ब्रेक डाउन किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रेक डाउन किया। आप सोचिए अमेरिका इस वक्त गोल्डन डोम बनाने की बात कर रहा है और आप कह रहे हैं विक्ट्री नहीं है भारत की। मैं चाहूंगा विजेंद्र जी आप मेरी बात को थोड़ा सुने, बीच में इंटरप्ट ना करें। पहली चीज, जब पहलगाम वाला हमला हुआ तमाम विपक्षी पार्टियों ने कहा कि हम सरकार के साथ है, सरकार जिस तरह की कार्रवाई करना चाहती है हम उसमें साथ है, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करी। आपको एक बात बताता हूं, इस इंडिया का अमेरिका के साथ 10 लाख करोड़ का व्यापार है, जिसमें 6 लाख करोड़ हम एक्सपोर्ट करते हैं। 11 दिन में 8 बार डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों में जाके भारत और पाकिस्तान को समानांतर
समानांतर मानते हुए ट्रेड की धमकी देकर उन्होंने कहा कि मैंने इसकी युद्ध रुकवा दिया। पाकिस्तान के लिए हमने जो लड़ाई लड़ी वो आतंकवाद की थी। एक बार ट्रंप ने ये नहीं कहा कि आतंकवाद के लिए भारत ने लड़ाई लड़ी। देखिए बीच में मत बोलिए आप। करोगे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं करोगे क्या? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान के विदेश मंत्री पे विश्वास नहीं करोगे क्या? क्या विदेशी शक्तियों पे विश्वास करोगे क्या? क्या हिडनबर्ग पे विश्वास करोगे क्या? जोर शोरों पे विश्वास करोगे जिनसे पैसे लेते थे आप लोग? अरे भाई हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की गाथा गाओ। मैं चला जाता हूं। इस तरह की भाषा बोलते हो सुरेश गर्ग साहब, मैं ही चला जाता हूं सर कि भाई मैंने मध्यस्थता नहीं की है। ट्रंप ने बोला है कि मैं मध्यस्थता नहीं की है। सुरेश गर्ग साहब मैं चला जाता हूं सर, आप कर लीजिए कंडक्ट, मैं चला जाऊं। झूठ क्यों बोलते हैं? अरे भाई उनका नंबर उनको बोलने दीजिए। झूठ क्यों बोलते हैं? नहीं सुरेश गर्ग साहब गलत बात है। मैं कह रहा हूं गलत बात है सर। भाई अपोजिशन को कहीं भी नहीं बोलने देंगे क्या? बात की हिंदुस्तान क्या अपोजिशन को कहीं नहीं बोलने देंगे? उनके सवाल उठाने के अधिकार को भी छीन लेंगे आप। आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, उस विशेष सत्र में आप सारी बैठक बुलाई थी ना, सर्वदलीय बैठक बुलाइए ना, आए थे ना सब लोग, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ना, और अभी गए ना, डेलीगेशन गए ना। आप डेलीगेशन का एक तरफ विरोध कर रहे हो और आपके कांग्रेस के नेता गए थे ना वहां पे। दोनों बातें दोहरा चरित्र नहीं चलता भैया, दोहरा चरित्र नहीं चलता। कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है ना, जो बार बार कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोलते हो, ये बंद करो आप लोग। बैठक में प्रधानमंत्री जी आए क्या? क्यों आप आए ना? राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में हुई ना। प्रधानमंत्री जी आए थे क्या? क्यों आए नहीं आए? हमारे शीर्ष नेतृत्व के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, सुरक्षा मंत्री आए, गृह मंत्री आए, विदेश मंत्री आए। आतंकी कहाँ है? लेकिन देश की जनता तो ये जानना चाहिए। यही तो दर्द है। सुरेश गर्ग साहब, सुरेश गर्ग साहब 14 में से 8 ऐसा नहीं होता। सुरेश गर्ग साहब, जो घर के सामने है ना, जिन्होंने छिपा रखा है, सुरेश गर्ग साहब वो भी निकल के आएंगे बाहर। साहब एटलीस्ट सीनियोरिटी का, कम से कम अपना सीनियोरिटी की तो क्रेडिबिलिटी को बनाकर रखिए प्लीज। मतलब प्लीज मैं विद रिक्वेस्ट कह रहा हूं सर, हर एक डिबेट की एक मर्यादा होती है सर। या बोल दीजिए कि भाई मैं नहीं बोलने दूंगा और मैं सिर्फ मैं ही बोलूंगा। नहीं बोल दीजिए आप, मैं सबको फ्री कर देता हूं, आप बोल लीजिए। मोदी जी को क्रेडिट मत दो, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, सबको छोड़ दीजिए। आपको क्रेडिट मुझे भी टोकना है, लेकिन भारत एक मिनट भाई, मैं भी नहीं बोल रहा हूं, मैं भी नहीं बोल रहा हूं। सुरेश गर्ग जी 5 मिनट बचे हैं डिबेट के, आप बोलते रहिए। चलिए बोलिए, शुरू कीजिए सर। सोलंकी जी ये बताइए, आज सेना ने पाकिस्तान में कुछ नहीं बताऊंगा, बोलते रहिए। सीने पे मारा ना, क्यों नहीं ये राहुल गांधी इसकी बढ़ाई करता? क्यों नहीं राहुल गांधी ये पूछता कि पाकिस्तान के कितने किया, कितने वहां के आतंकवादी ठिकाने उनको खत्म किया, कितने वहां के पाकिस्तान के प्लेयर्स को नष्ट किया? क्यों नहीं पूछता? भारत के पूछ रहे हैं। क्या है इससे ये संदेश जाता है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। जब देखो जब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, देश से बाहर निकल गए, इसका जवाब देना पड़ेगा। संसद का विशेष सत्र बुलाइए। 2014 के बाद में कश्मीर से बाहर कोई आतंकवादी नहीं आया, लेकिन 2014 के पहले तो पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आतंकवादी घटनाएं होती थी। बता दीजिए आपने कब घर में घुस के मारा है? दोनों रुक जाइए, अब रुक जाइए। मैं व्यक्तिगत ये मानता हूं कि जो सरकार में होते हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और उनको हर सवाल को सुनना भी चाहिए, उस सवाल के पीछे के मंशा को भी समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि अगर एक सवाल एक व्यक्ति पूछ रहा है तो हिंदुस्तान के ना जाने कितने लाखों लोगों के जहन में वो सवाल होगा और उसका जवाब आना चाहिए। उस जवाब से भागा नहीं जा सकता। अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल यह कि नाल एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री उतरे और उसके बाद जो जनसभा को संबोधित किया और एक कविता का भी उन्होंने पूरा मंचन वहां से किया, क्या वो अमेरिका को, क्योंकि मैं जो उसको डिकोड कर पा रहा हूं, उन्होंने अमेरिका को सीधा कहा है कि भाई आप इतराइए मत कि इस पे परमाणु वेपन है, हमारे पास परमाणु वेपन है, हमने आपके दुनिया के टॉप 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, आप इतराइए मत, आपके F-16 को बर्बाद कर दिया है। और जो आप डरकर सीज फायर का सबसे पहले घोषणा कर रहे हैं, वो आपकी कमजोरी है कि आपका एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने ब्रेक कर दिया और हिंदुस्तान वहां पहुंच चुका है। क्या संदेश ये था? बिल्कुल, ये संदेश जितना पाकिस्तान के लिए दिया गया है उतना ही संदेश अमेरिका को भी दिया गया है। और देखिए विजेंद्र, आज के जब संबोधन हो रहा था तो आपने देखा होगा कि जिस दिन 8 बजे रात को राष्ट्र के नाम संबोधन था वो 23 मिनट का था।
उसके बाद वो एयरबेस पे पंजाब पहुंचे थे आदमपुर, तब भी उन्होंने संबोधन दिया था। लेकिन सही मायने में, क्योंकि मैंने तीनों संबोधन सुने और मैं आज बीकानेर में मौजूद भी थी, तीनों संबोधन में अगर कोई सबसे प्रभावशाली या पावरफुल संबोधन था, या यूं कहें कि टू गिव मैसेज अक्रॉस, तो ये बीकानेर का था। और उससे इम्पोर्टेंट बात, जब ये रैली शुरू होती है, प्रधानमंत्री शिलान्यास और तमाम जो उद्घाटन है वो करते हैं, उसके बाद राजस्थान में विकास की बात भी करते हैं, थोड़ी बहुत हूटिंग तब भी होती है, लेकिन 47 डिग्री टेम्परेचर में 70,000 से 80,000 लोग वहाँ पर मौजूद एक टेंट में, और जैसे ही प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ऊपर या कविता के साथ शुरू करते हैं, सिंदूर का जिक्र करते हैं कि मेरे रगों में खून नहीं सिंदूर है, उस समय का नज़ारा ऐसा था जैसे कि कंपन हो रहा था। लगातार वंदे मातरम की जो पीछे से लगातार नारे चल रहे थे, और मुझे लगता है कि शायद उस मंच पे कुछ हुआ जब प्रधानमंत्री के बात करने का तरीका भी बदल गया था, क्योंकि शुरुआत का भाषण और आखिरी के 20 मिनट का भाषण में ज़मीन आसमान का, उनकी एनर्जी में, उनके गुस्से में, उनके मैसेज देने के उस पावर में बहुत डिफरेंस था। लेकिन उन्होंने साफ ये बात कही कि एक तो 3 बातें जो कही कि हमें एक तो एटॉमिक पावर की धमकी देना मत, ये गीदड़ भपकियों से हम डरते नहीं हैं। दूसरी बात है कि हमने अगर दोबारा कुछ किया तो हमारी सेना को खुली छूट दे रखी है, वो समय वो तय करेगी, तरीका वो तय करेगी। और तीसरी बात है, उन्होंने एक अर्थव्यवस्था का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आतंकी हमला होता है तो हम आतंकी के आकाओं को और वहाँ पे चल रही सरकार को, सेना को, सबको एक ही चश्मे से देखेंगे, और फिर नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का, जिसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने कही, शायद जो ना सिर्फ बीकानेर के लोग, सरहद के लोग, बल्कि पूरा देश, पूरा विश्व सुनना चाहता था कि भारत की क्लैरिटी ऑफ माइंड क्या है। और अमेरिका को भी कह दिया कि तीसरा व्यक्ति बोले ना, और अगर पाकिस्तान से, वैसे तो नो टॉक्स एंड टेरर के साथ नो टॉक्स एंड नो ट्रेड, लेकिन अगर बात होगी तो पीओके पर होगी। ठीक है अदिति, एक और सवाल, क्योंकि मैं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि जहां की व्यवस्था ही अनर्थ पर टिकी हो और जहां अनर्थ व्यवस्था हो वहां की अर्थव्यवस्था है ही नहीं, वो तो भीख के मांगे पैसों के ऊपर टिकी हुई है, और उसको भी भारत धीरे धीरे रोक ही रहा है। लेकिन मैं सवाल हिंदुस्तान को लेकर करना चाह रहा हूं, क्या वाकई में ट्रंप को लेकर कांग्रेस जो बार बार सवाल रेज कर रही है, क्या वो उसके लिए सेल्फ गोल की तरह है? और दूसरा सवाल कि एक तरफ खड़गे साहब कह रहे हैं कि भाई ये एक छुटपुट घटना थी, और दूसरी तरफ जय हिंद जनसभा की जा रही है, तो क्या कांग्रेस इंटरनल ही डिप्लोमेसी में फंसी है, जहां उसको अपनी ही डिप्लोमेसी समझ नहीं आ रही? देखिए, 2 बातें हैं। कांग्रेस सवाल करे, विपक्ष है, उसका हक है सवाल करने का, करना भी चाहिए, लेकिन क्या है कि मुद्दा चाहिए। मुद्दा विहीन एक बार फिर कांग्रेस को कर दिया। एक तो जो ये बात कही गई जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उस समय उसको कोई और मुद्दा चाहिए ही नहीं था। अडानी का मुद्दा एक राहुल जी रखते थे, उसके अलावा उस पर पूरा विपक्ष एकजुट नहीं था। तो जातिगत जनगणना एक ऐसा मुद्दा था, विपक्ष एकजुट था, माहौल बनता था, बयान होते थे, सरकार से सवाल होते थे। अब वो मुद्दा भाजपा ने ले लिया है, तो अब जाहिर तौर पे ये सवाल उठता है कि ट्रंप ने कैसे आपको लीड ले लिया, आप तो दोस्त कहते थे, जिसका जवाब आज प्रधानमंत्री ने दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि वो दौर भी देखा इस देश ने जब अमेरिका बुलाता था, अटल जी को बुलाया था और पाकिस्तान को भी बुलाया था, और अटल जी को कहा जाता था कि ये निपटारा करो। तो जाहिर तौर पे, और फिर इंदिरा गांधी की बात कर ले, नेहरू के ज़माने की बात कर ले, अमेरिका तब भी इसी ताव में रहता था। और जबकि ट्वीट नहीं कर, जाहिर तौर पे उस समय तरीके अलग थे कि अमेरिका आओ, बैठ के बात करो पाकिस्तान से, तब भी अमेरिका पाकिस्तान और भारत को एक ही थाली के ट्रीट करता था। तो ऐसे में जो अब सवाल हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अब मुद्दा विहीन हो चुकी है कांग्रेस, सारे मुद्दे गौण हो चुके हैं, और विपक्ष है, सवाल करेगी, किसी चीज पर भी कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के मुद्दे पर करेगी तो सेल्फ गोल होगा। ऐसे में जिस तरीके से डिप्लोमेटिकली भारत अमेरिका को, फ्रांस को, इटली को, जर्मन को, जापान को ट्रीट कर रहा है, बता रहा है, ये डिप्लोमेटिक जो कूटनीति थोड़ी बदली भी है भारत ने, वो अपने आप में एक जवाब है। और मुझे लगता है कि जब बात भारत देश की हो तब एकजुट होना चाहिए, लोकल मुद्दों को उठाना चाहिए। और एक और बड़ी बात, जिस तरीके से भारत 2026 तक नक्सलवाद जो एक प्रकार का टेररिज्म ही है उससे जूझ रहा है, या ये टेररिज्म जो पाकिस्तान से आता है उससे लेकिन जूझ रहा है, अदिति भाई यहाँ की पीड़ा अलग है। पीड़ा ये है कि अपोजिशन सवाल नहीं पूछेगा तो क्या करेगा, अपोजिशन का काम ये है।
पीड़ा यह है दरअसल कि जब भी अपोजिशन सवाल पूछ रहा है, बीजेपी कह रही है भाई ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। अब ऐसे भी नहीं हो सकता ना भाई, आपको अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। उस जवाब से कौन कितना संतुष्ट होता है या नहीं होता है, यह एक अलग इशू है। विजेंद्र, मुझे पता है समय कम है, मैं 2 मिनट में ये बात खत्म करूंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस टेन्योर में जाहिर तौर पे सवाल नहीं पूछना ही एक ट्रेंड हो गया है। अब विपक्ष उसको उस ट्रेंड पे विपक्ष सवाल करता है तो बीजेपी ये बोलती है कि आप पाकिस्तान का ले रहे हैं, क्योंकि एक ही सेट कर लिया है, एक ही डायलॉग सेट कर लिया है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। क्यों ये सवाल क्यों नहीं उठता कि राहुल गांधी ने पूरे संघर्ष के दौरान ये कहा कि हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं? क्या बीजेपी खड़ी होती अगर यूपीए की गवर्नमेंट होती या इंडिया की गवर्नमेंट होती, तो क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी की पूरी जो ये बीजेपी के जो आला कमान है वो खड़े होते इंडिया गवर्नमेंट के साथ ऐसी स्थिति में? देखिए, जब विपक्ष को और खास तौर पे जो एलओपी हैं राहुल गांधी, उन्होंने अपना कद इसलिए बढ़ाया क्योंकि उन्होंने आंख बंद करके कहा, चाहे सर्वदलीय बैठक हो, सब कि जो सरकार तय कर रही है हम ऐसी स्थिति में सरकार के साथ हैं। अब संघर्ष ओवर हो चुका है, सो कॉल्ड युद्ध ओवर हो चुका है और अब विपक्ष सवाल करेगी। भारतीय जनता पार्टी को चाहे पत्रकार हो, वो आज भी पत्रकार सवाल नहीं पूछ पा रहे थे, जब अगर उनको पूछ रहे थे तो पत्रकार हो या विपक्ष हो, या थोड़ा ओपन होना पड़ेगा कि वो सवाल पूछने दें। ठीक जी सुरेश गर्ग साहब, देखिए इसको समझिए चीज को। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो भी सवाल पूछे उसको आप कह दे तो पाकिस्तान के हैं। अगर ये पूछा जा रहा है कि भाई जिन्होंने 26 हिंदुस्तानियों को मारा उनको हम पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं, हम कहां तक पहुंचे हैं, तो सवाल का जवाब देना पड़ेगा। निश्चित रूप से जवाब नहीं देना पड़ेगा। देंगे जवाब, क्यों नहीं देंगे? हमने बताया ना कि 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी, उसमें से 8 मार चुके हैं, 6 भी ढूंढ रहे हैं, उनको भी अति शीघ्र मारेंगे। हम ये भी बताना चाहेंगे कि 2014 के पहले पूरे हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन अब 2014 के बाद में कश्मीर तक सीमित में हो गई। और हम ये भी बताना चाहेंगे आतंकवादी घटना होने के तुरंत आतंकवादियों को खत्म कर दिया जाता है। तो सर मैं वही तो कह रहा हूं भाई, हर सवाल का एक जवाब है। लेकिन थोड़ी ना कि आप अपोजिशन को लेकिन सोलंकी जी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर अगर कंटिन्यू है और 21 पॉइंट को हमने बाकायदा मार्क किए हुए थे और 9 को अटैक किया, तो हम बाकियों को कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? जवाब दे दूं, ये सवाल तो है ना सर। नहीं, अगर मुझे रक्षा मंत्री, बताइए, अगर आप सुनिए ना, अगर विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि भाई हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया था और उसको लेकर अगर सवाल हो रहा है तो नहीं पूछे कि विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट बोला है कि भाई हमने वहां पे आतंकवादी ठिकाने थे उनको तबाह किया है, और वो उस चीज को बताया गया है। उसको आप अदरवाइज ले रहे हो और बार बार क्लेरिफिकेशन दे दे, फिर भी राहुल गांधी उस चीज को पूछा जा रहा है। तो इससे ये समझ में आता कि किसकी बात मानोगे आप? प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे, विदेश मंत्री की बात नहीं मान रहे, विदेश मंत्रालय की बात नहीं मानते, सेना की बात नहीं मानते, केवल ट्रंप की बात मानेंगे। क्यों भाई? अरे हिंदुस्तान में रह रहे हो तो हिंदुस्तान के जो सर्वोच्च नेता उसकी बात माननी पड़ेगी, उसकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आप समझिए, लेकिन नहीं, सुरेश गर्ग साहब, जो ट्रंप ने कह दिया मैं आपसे बार-बार सवाल इसीलिए कर रहा हूं आज हमने आपके सवाल आपके पास हर सवाल का जवाब होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि भाई आप किसी को कह दे कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। भाई सवाल पूछे जा सकते हैं, जवाब दे या ना दे, और जवाब कितने बेहतर हो ये हो सकता है। ठीक है, आप 1000 सवाल पूछिए, और देखिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नहीं है, ठीक है सुरेश गर्ग साहब, अब अपोजिशन को थोड़ा बोलने दीजिएगा सर। नहीं होगी जिससे पाकिस्तान खुश होए। आप बार बार ये तो पूछ रहे हैं कि भारत के एयरक्राफ्ट, लेकिन ये नहीं पूछते पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट। सुरेश, अरे सर भारतीय सेना ने बता दिया ना, भारतीय सेना बता चुकी है। अरे तो ये अब रुक जाइए सर, अब ठीक है, पाकिस्तान का कितना नुकसान किया हमने, पाकिस्तान के सीने पे जाके मार के मारा। एक मिनट भाई, एक काम कीजिए, आप लिस्ट दे दीजिए सर, आप लिस्ट दे दीजिए कि अपोजिशन को कौन कौन से सवाल पूछने हैं, दीजिए लिस्ट। भरत वही पूछ लेगा, बाकी भी वही पूछ लेंगे। ये भी आप तय कर दीजिए क्या पूछना है उन्हें। मेरा ये सीधा कमाल कर रहे हैं सर, अब रुक जाइए सर प्लीज, विद रिक्वेस्ट कह रहा हूं मैं, विद रिक्वेस्ट प्लीज सर। भरत भाई ये सच है, अगर मैं ट्रंप के 3 महीनों के कार्यकाल को देखूं तो 3 महीनों के अंदर 45 ऐसे बयान हैं जिनसे यू टर्न लिया उन्होंने। अब मुझे समझ नहीं आता कि जब हमारी सेना आगे आके कह चुकी है, हमारे डीजीएमओ कह चुके हैं, डीजीएओ कह चुके हैं, उसके बावजूद अगर कांग्रेस बार बार ट्रंप का जिक्र करती है तो क्या यह सेना की क्रेडिबिलिटी पर एक गंभीर क्वेश्चन नहीं जो खड़ा करती है कांग्रेस? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको पहले कहता हूं, चलिए ट्रंप की बात को आप हटा दीजिए।
कभी भी विपक्ष ने और किसी भी व्यक्ति ने सेना के पराक्रम पर, सेना की कार्रवाई पर कोई सवाल नहीं उठाया। हमारे सवाल है सरकार से। चलिए अब हम दूसरा सवाल पूछ लेते हैं। पहलगाम के अंदर जो घटना घटित हुई, वहां पर सिक्योरिटी चूक क्यों थी? सर्वदलीय बैठक हुई, इसमें यह कहा गया कि पहलगाम के अंदर किसी भी तरह का कोई पर्यटन स्थल को खोला नहीं जाता, जबकि 3 साल के लिए 3 करोड़ का वहां पर टेंडर किया गया है। 1.5 घंटे तक वहां पर आतंकवादी थे। एक कल ही विशेष सूत्रों से यह बात पता चली कि 18 महीने वो जो 4 आतंकी थे वो थे, और दिसंबर 2023, अक्टूबर 2024 और दिसंबर 2024 में जो घटनाएं हुई, उन घटनाएं उन्हीं आतंकियों ने करी थी। तो क्या यह सवाल नहीं बनता कि देश की सीमाएं सुरक्षित क्यों नहीं है? अभी गर्ग साहब ने कहा कि 2014 से पहले आतंकी हमले होते थे, उसके बाद नहीं हुए। 30 से ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं इस मोदी जी की सरकार में। नाम गिना सकता हूं, नाम गिना सकता हूं। और मैं भी नाम गिना देता हूं। माफी मांगोगे अगर नाम गिना दूं तो? माफी तो आप मांगते हो, कभी कोर्ट में मांगते हो, कभी जनता के सामने मांगते हो। अभी तो आपकी आदत बन चुकी है माफी मांगने की। छोड़िए, एक मिनट भरत, इसको छोड़िए। भरत आप एक काम कीजिए, मेरी बात सुनिए। आप 2004 से और 2014 के बीच में कौन कौन से 5 या 7 बड़े आतंकवादी अटैक हिंदुस्तान पर हुए वो बताइए, और साथ में ये बताइए किसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किसमें एयर स्ट्राइक हुई, किसमें पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मारा गया। उल्टा आपके उस दौर में प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे कि भाई हम अटैक नहीं कर सकते, अपोजिशन को फायदा होगा। विजेंद्र जी आप सुनिएगा, जब मुंबई का हमला हुआ और जब कार्रवाई सेना कर रही थी, तब इसी देश के हमारे आज के प्रधानमंत्री जी सूट बूट पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे। बात ये पूछ रहे कि भैया तुमने क्या पाकिस्तान में जाके मारा क्या? 100 किलोमीटर अंदर घुस के मारा क्या? प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? मनोहर जोशी जी विजेंद्र जी देखिए, इनके पास जवाब नहीं है। सेना के ऊपर आरोप लगा दिए थे। बड़ी घटना हुई मुंबई के अंदर, आपने क्या किया बताइए ना? 26/11 के बाद आपने 26/11 की घटना के बाद में गए क्या पाकिस्तान को मारने के लिए? लेकिन हाँ, हमने उन्हीं की घटना हुई है। तो सवाल ये है कि आपने अटैक किया था क्या? सवाल ये कि क्या आपने अटैक किया था? उस वक्त आतंकवादी नहीं थे? क्या पाकिस्तान में नहीं थे? क्यों नहीं किया गया? कसाब को पकड़ा। आपके नेता ने सैफरन टेररिज्म की एक नई परिभाषा दे दी थी देश को। बिहारी जी जब पाकिस्तान में जाकर बैठ रहे थे ना, तब यहाँ कारगिल युद्ध की योजनाएं बन रही थी 1999 में। आगरा में किसने बुलाया था? आप बातें मत खुलवाइए। लेकिन आज जो सरकार सवाल कांग्रेस जो कहती है कि भाई जाकर गले मिलिए, क्यों भग रही है? 1971 जैसे 2 टुकड़े किए, तब इंदिरा गांधी जी ने नहीं कहा। 1971 में तो इंदिरा गांधी ने किए, लेकिन अभी यहाँ पे अगर हो रहा था वो मोदी ने नहीं किए। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी का शुक्रिया। भरत 1971 का जिक्र आप करते हैं तो फिर बताना पड़ेगा कि भाई 93,000 सैनिक, जनरल, कर्नल सब लेने के बावजूद हम पीओके क्यों नहीं ले पाए। फिर बताना पड़ेगा आपको कि उनके 93,000 छोड़ने के बावजूद हम 53-54 अपने सैनिकों को वहां से क्यों नहीं छुड़ा पाए, यह भी बताना पड़ेगा आपको। ये सवाल सबसे पूछे जाते हैं भरत, लेकिन सवाल का जवाब वो नहीं देता जो जिम्मेदार होता है और दूसरों पर सवाल खड़े करता है। हम खुले मन से कह रहे हैं कि सेना ने जो किया है वो शायद इस दुनिया के अंदर आतंकवाद के खिलाफ किसी भी देश ने इतनी जल्दी इतना बड़ा ऑपरेशन अंजाम नहीं दिया, और वो भी 2 परमाणु शक्तियों के बीच में। हालांकि हम पाकिस्तान को तथाकथित परमाणु शक्ति मानते हैं, लेकिन फिर भी भारत की सेना ने जो अदम्य साहस दिखाया उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश में अगर कुछ सवाल उठा रहे हैं उनको नजरअंदाज कीजिए। नमस्कार। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है।